बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोशिका यानी सेल। और इनके सभी ऑब्जेक्टिव्स को आज हम देखेंगे कि कोशिका जो चैप्टर आप पढ़े फुल चैप्टर, उन चैप्टर्स में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो आइए उन सभी को हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये कोशिका चैप्टर से आपको क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर कोशिका यानी सेल से मात्र 15 क्वेश्चंस आपको कम से कम याद करना है और नोट्स से अनलिमिटेड सवाल जो आपको हर एक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा नोट्स के साथ साथ। लेकिन आप अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव्स को देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो राइबोसोम जो है, कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं होगा तो कौन सा काम नहीं होगा। श्वसन लिया जा सकता है, उत्सर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होगा, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है अनुपस्थिति में कौन सा काम नहीं होगा। अगर राइबोसोम नहीं हो, श्वसन लिया जा सकता है, उत्सर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी संश्लेषण होगा, लेकिन जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम की अनुपस्थिति में बिल्कुल नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। दूसरा आपका है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। कोशिका भित्ति नहीं कहते हैं, टोनोप्लास्ट नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जंतु कोशिका के बच्चों आपको याद रखना है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आपका तीसरा सवाल है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें केंद्रक पाई ही न जाए क्या कहलाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स नहीं कहते हैं, अगुणित नहीं कहते हैं, द्विगुणित नहीं कहते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में सबसे बड़ी राजधानी पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिका में, तो किस प्रकार की कोशिका होगी जिसमें सबसे बड़ी राजधानी पाई जाएगी। जंतु कोशिका नहीं, पादप कोशिका में सबसे बड़ी राजधानी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकैरियोटिक नहीं, तो सबसे बड़ी जो राजधानी पाई जाती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। आपका पांचवा सवाल है, जीन बने होते हैं तो जीन डीएनए के खंड से बने होते हैं या लाइसोसोम के खंड से। नहीं, जीन जो बने होते हैं वो डीएनए के खंड से बने होते हैं। डीएनए के खंड, माइटोकॉन्ड्रिया राजधानी, क्रोमेटिक धागा, लाइसोसोम बिल्कुल नहीं। जीन जो बने होते हैं वो डीएनए के खंड से बने होते हैं, डीएनए से ही जीन बने होते हैं। छठा सवाल है आपका, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब जो कोशिका बढ़ती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, उसकी वृद्धि को कौन रोकता है, कंट्रोल कौन करता है। कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली नहीं रोकती है कोशिका की वृद्धि को। गोल्जी उपकरण बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं रोकती है। केंद्रक, जी हाँ, तो कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, केंद्रक के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बिल्कुल नहीं होता। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। सातवां सवाल है आपका, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसा होता है। अर्ध पारगम्य नहीं होता है दोस्तों, चयनात्मक पारगम्य बिल्कुल नहीं होता है, आपका पारगम्य, जी हाँ, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति किस तरह का होता है, अर्ध पारगम्य नहीं होता है, चयनात्मक पारगम्य नहीं होता है, पारगम्य बिल्कुल होता है। अब आपका आठवां सवाल है, द्रव्य में पाए जाने वाले, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं।
जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, उसमें जो अनियमित नलिका के जाल को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण? जी नहीं। गराना? नहीं कहते हैं। लवक? नहीं कहते हैं। अंतःपरद्रवी जालिका। कोशिका द्रव्य में जो अनियमित नलिका के जाल होते हैं उनको हम लोग अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। 9वां सवाल है आपका, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, रंगीन प्लेस्टिड को ल्यूकोप्लास्ट नहीं, बिल्कुल रंगीन प्लेस्टिड को ल्यूकोप्लास्ट नहीं कहते हैं। क्रोलोप्लास्ट बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जी हाँ, रंगीन प्लेस्टिड को क्रोमोप्लास्ट नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रंगीन प्लेस्टिड को क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं। 10वां सवाल है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं। कोशिका रस? बिल्कुल नहीं, गाढ़े द्रव्य को कोशिका रस नहीं कहते हैं। मैट्रिक्स? बिल्कुल नहीं कहते हैं। केंद्रक द्रव्य? जी हाँ, केंद्रक में जो पाए जाते हैं गाढ़े कलर के द्रव्य होते हैं उनको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, स्ट्रोमा नहीं कहते हैं। 10 का ऑप्शन सी सही, ग सही है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में जो गाढ़े द्रव्य होते हैं उनको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। 11वां सवाल है आपका कि इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। कोशिका झिल्ली? जी हाँ, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। टोनोप्लास्ट नहीं कहते हैं, कोशिका भित्ति नहीं कहते हैं। तो 11 का ख आंसर, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहते हैं। 12वां सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। टोनोप्लास्ट को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, अंतःपरद्रवी जालिका को नहीं। तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। 13 सवाल है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? 13 है आपका, पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? प्रासरण? जी नहीं, प्रासरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, संकुचन के द्वारा नहीं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा होता है। तो दोस्तों, विसरण आपका सही आंसर है। 14 क्वेश्चन है आपका कि जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका फूल जाएगी? नहीं, कोशिका कभी भी नहीं फूलेगी जब ऐसे विलयन में हम डालते हैं। अतिप्रासरी विलयन में जब हम किसी भी कोशिका को, जीवित कोशिका को डालते हैं तो कोशिका फूलता नहीं, कोशिका संकुचित हो जाते हैं। जी हाँ, वो सिकुड़ जाते हैं। कोशिका जैसी की तैसी रहते हैं, बिल्कुल नहीं, इनमें कोई नहीं। बी ऑप्शन सही आपका। जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाला जाए तो कोशिका संकुचित हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपका 15वां है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को विसरण? जी नहीं, विसरण जो होता है वो गैसों में आदान प्रदान को बोलते हैं विसरण, तो ये नहीं होगा। प्रासरण? जी हाँ, प्रासरण जो होता है वो पौधों के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण होता है उनको प्रासरण के द्वारा होता है। एंडोसाइटोसिस ये नहीं होगा। संकुचन बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रासरण आपका सही ऑप्शन है। तो बच्चों, आपने आज सीखा चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 9th भारतीय भवन बुक का है।
और इस चैप्टर सेल के बारे में आपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को देखा। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए और यही सारे सवालात आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।